हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, जो कि हमारे पार्ट 18 में आती हैं और आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं 352 टू 360। तो आज हम मेनली जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नेशनल इमरजेंसी। सो व्हाट इज़ इमरजेंसी? इमरजेंसी से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी स्थिति, एक आपातकालीन स्थिति, एक इमरजेंसी आ गई जैसे कंट्री में, वही इमरजेंसी है। तो ये हमने प्रोविज़न लिया कहाँ से? ये हमने लिया है जर्मनी से। तो इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? क्या ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई जाती है? तो ये सेफगार्ड करते हैं सोवेनिटी, यूनिटी, जो हमारी जो एक प्रभुसत्ता है, जो एक सोवेनिटी है, एक यूनिटी है हमारे बीच में, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। एक कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, उसकी जो सिक्योरिटी है, एंड टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनली टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। इन सब को सेफगार्ड कौन करेगी? इमरजेंसी। कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। मतलब कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी बोथ फेडरल एंड यूनिटरी एज द सर्कमस्टेंसेस रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। तो जैसे ही, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो कभी फेडरल और कभी यूनिटरी होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस उनके हिसाब से। सो इमरजेंसी मेनली तो 3 प्रकार की होती हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी में कभी कंफ्यूज मत होना। जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है उससे हमें ये समझ में आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक से पालन नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी टूट गई, इस वजह से ये इमरजेंसी लगी। एंड तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, नेशनल इमरजेंसी के, जो कि हमारे आर्टिकल 352 में आती है, और वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, इनकी वजह से इमरजेंसी लगाई जाती है। अब देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये इसमें 2 टाइप की हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड द सेकेंड वन इज़ द इंटरनल इमरजेंसी। सो एक्सटर्नल क्या है? जो वॉर से हो, एक्सटर्नल अग्रेशन से हो, कहीं ना कहीं वॉर जो होता है, और एक एक्सटर्नल अग्रेशन दिखाना बाहर की तरफ से। और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमारे नेशनल इमरजेंसी में। सो एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और एनी पार्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी कंट्री में ही लगाई जाए, और जैसे कि एक कंट्री में, जैसे एक पार्ट में, किसी कंट्री के एक पार्ट में वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ उस पार्ट में भी लगाई जा सकती है। ये बताया गया 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट में लिमिट ऑपरेशन के बारे में बताया गया था। फिर आता है 1975, द इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड ऑन द बेस ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस विच वॉज रिप्लेस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 टू आर्म्ड रिबेलियन। तो जो हमारे 1975 में जो इंदिरा गांधी ने लगवाई थी इमरजेंसी, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाई थी, राइट। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने 44th अमेंडमेंट ने आर्म्ड रिबेलियन बाद में कर दिया। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, अब वो आर्म्ड रिबेलियन हो चुका है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली बाय रिसीविंग रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। मतलब जो कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर जो एक मीटिंग हेड करता है, वो कैबिनेट जो है वो रिटर्न में देगी प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जब उसको रिसीव करेगा उसके बाद ही वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेगा, नॉट मेयरली ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज डन इन 1975। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? सिर्फ एक एडवाइस दे दी थी, प्राइम मिनिस्टर थी वो, उन्होंने एक एडवाइस दे दी थी प्रेसिडेंट को, उसी बेस पर लगाई गई थी 1975 की इमरजेंसी, एंड रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये बात याद रखनी है
कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। मेनली जो चेंजेस किए थे वो 42nd अमेंडमेंट ने किए थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने बहुत सारे काम बिगाड़ भी दिए थे। तो उन काम को किसको सही किसने किया? उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, राइट। फिर इसके बाद आता है 38th अमेंडमेंट 1975 मेड डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो 38th जो अमेंडमेंट आई 1975 की, उसने ये कहा कि ये इम्यून है जुडिशियल रिव्यू से, इसका जुडिशियल रिव्यू होगा ही नहीं, बट रिप्लेस्ड बाय 44th अमेंडमेंट। तो 44th अमेंडमेंट ये भी रिप्लेस हो गया, मीन्स उसने इसमें भी सुधार किया। अब देखते हैं इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन। तो मस्ट अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज में कौन से हाउसेज आ गए? एक तो राज्यसभा, लोकसभा एंड ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। विद इन 1 month, मतलब 1 महीने में ही इसको हम पास करेंगे। 44th अमेंडमेंट ने ये किया, और जो पहले था उसमें 2 महीने दिए जाते थे, मतलब पहले 2 महीने दिए जाते थे, फिर 44th अमेंडमेंट आया, उसने कहा सिर्फ 1 महीना ही इसके लिए होगा। लोकसभा डिसॉल्व और डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग्स ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। मतलब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, डिसोल्यूशन हो गया है उसका, तो उसकी जो नेक्स्ट फर्स्ट सिटिंग होने वाली है उसमें 30 days का फिर इसको टाइम दिया जाएगा। एमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months, 6 महीने के लिए एमरजेंसी चलेगी। कैन बी एक्सटेंडेड इन फाइनाइट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट्री इन एवरी 6 month, मतलब हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूव करवाओ और इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए चलाते जाओ। ये 44th अमेंडमेंट ने कहा, लेकिन इससे पहले जो होता था, एक बार जो एमरजेंसी लग गई फिर वो हटती नहीं थी, तो अब 6 महीने का अप्रूवल करा दिया इन्होंने। फिर आया स्पेशल मेजोरिटी। तो ये स्पेशल मेजोरिटी भी 44th अमेंडमेंट से ही आई। स्पेशल मेजोरिटी आप समझते हैं 2/3 मेजोरिटी, और जो कि 50% से ज़्यादा होनी चाहिए एक हाउस के। ओरिजिनली ये सिंपल मेजोरिटी से था, तो मतलब 44th अमेंडमेंट जो थी उसने कहीं ना कहीं ये किया कि इतनी आसानी से इमरजेंसी ना लगाई जा सके, क्योंकि जो देश की स्थिति थी पहले इमरजेंसी लगने की वजह से वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अब आता है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। रिवोकेशन मतलब उसको वापस कर देना, उसको हटा देना इमरजेंसी को। तो ये कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी इसको हटा सकता है पार्लियामेंट के अप्रूवल लिए बिना, राइट। 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा गिव रिटन नोटिस टू स्पीकर और प्रेसिडेंट इफ लोकसभा इज़ नॉट इन सेशन। तो 1/3 जो मेंबर हैं लोकसभा के वो रिटर्न में नोटिस देंगे किसको? स्पीकर को, और अगर वो सेशन में नहीं है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे। अ स्पेशल सिटिंग ऑफ हाउस शुड बी हेल्ड विद इन 14 days फॉर द पर्पज ऑफ डिसअप्रूवल। सो इसमें अब इम्पॉर्टेंट क्या है? द रिजोल्यूशन अमंग अप्रूवल्स नीड्स पास बाय बोथ ऑफ द हाउस एंड बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो जब अप्रूव करेंगे उसके लिए दोनों हाउस की कंसेंट होगी, दोनों हाउस उसको अप्रूव करेंगे और स्पेशल मेजोरिटी से करेंगे। और जो डिसअप्रूविंग मतलब उसको हटाते टाइम वो लोकसभा से पास होगा ओनली, और सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, राइट। आप देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के क्या इफ़ेक्ट्स पड़े? तो सेंटर स्टेट रिलेशन, द पावर कम्स इन द हैंड्स ऑफ सेंटर, द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम यूनिटरी। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में स्टेट की जो भी पावर्स हैं वो सेंटर के पास आ जाती हैं। लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में एक्सटेंड टू 6 months एंड नीड्स अप्रूवल फॉर मोर। इसको 6 महीने के लिए ये एक्सटेंड हो सकती हैं, और इससे ज़्यादा करने के लिए 44th अमेंडमेंट ने 6 month का प्रोसीजर रखा, राइट। तो मतलब 6 month के बाद अप्रूवल करवा सकते हैं। तो ओरिजिनली ये कितना था? 1 year था। एंड यू ऑल नो एज फंडामेंटल राइट्स जो थे वो सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट द आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये किस में दिए गए हैं? ये आर्टिकल
358 और 359 में दिए गए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और जो रैंडम वीडियो इसके बाद आए आप उसे भी देख सकते हैं। बाय बाय।